बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। हमारा सब्जेक्ट है कल्चर ऑफ कास्ट और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी। हमारा आज का टॉपिक रहेगा हु क्रिएटेड द कास्ट, नीड टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द कास्ट, जिसके ऊपर हमें वक्तव्य देंगे श्रीमती प्रतिभा आनंद जी। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम आप आज के इस टॉपिक के ऊपर हमें अपना वक्तव्य दें। मैडम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू प्रियंका मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। यस, आवाज आ रही है जी? यस मैडम, ऑडिबल। सभी ओके मैम, थैंक यू प्रियंका जी। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम, आपका स्वागत, अभिनंदन। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। कल जैसे हमने सीखा कि और जो हमारा ये जो ट्रेनिंग कैंप है उसके बारे में कल मैंने आपको बताया। क्या है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको मतलब किसने बनाई। तो जो कल मैडम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आपकी आवाज बीच में कट रही है। जो एक अवधारणा है और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, ये एक मतलब एक कल्चर है स्टुपिडिटी की, एंड द थिंकिंग स्किल और एंड द डेंजरस वायरस। ये हमने कल जाना था कि जाति सिर्फ एक अवधारणा है, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है, एक मनोदशा है, एक मेंटल बैरियर है। ये सिर्फ हमने एक धारणा बना रखी है और उसके अलावा कुछ नहीं है। थिंकिंग पीपल को अनथिंकिंग जो पीपल हैं उनमें उनको बदलने का जरिया है, अदरवाइज अगर ये मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये जो कल बातें कुछ मैं डिटेल में बता रही थी, तो ये शॉर्ट में आज हमको थोड़ा सा इनको रिमाइंड कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा याद रहे। और इसी तरह से बाबा साहब ने भी मतलब ये कहा है, जब 9 मई कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1916 में जब उन्होंने जो अन्य देशों के जो विद्यार्थी थे उनके बीच में जब अपना उन्होंने शोध पत्र जब अपना शामिल किया, तो उन्होंने बताया कि ये जाति वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इतनी जटिल बना दी गई है, इतनी पेचीदगी इसमें शामिल कर दी गई है कि इससे हॉरिबल या डरावनी कोई संस्था हो ही नहीं सकती। मतलब थियोरटिकली भी अगर हम इसको देखें और प्रैक्टिकली भी देखें, तो उन्होंने जो अपना जो शोध पत्र जो उन्होंने 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 9 मई को जो पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा था कि आई एम क्वाइट अलाइव टू कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेसीज ऑफ अ हॉरी इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट। द कास्ट प्रॉब्लम इज वर्स्ट वन बोथ थियोरटिकली एंड प्रैक्टिकली। तो उन्होंने ये बताया है कि ये मतलब इतनी हॉरिबल संस्था है, एक डरावनी संस्था है जो हमारे ऊपर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एक जटिल और पेचीदगी भरी जो हम पर ये मतलब हमें बरात हम पर थोप दी गई है। तो ये बाबा साहब ने कहा था। दूसरा, मान्यवर काशीराम साहब ने जब मलेशिया के कुआलालंपुर में जो दलित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में उन्होंने कहा था 10 और 11 अक्टूबर को, जो 2 दिन हुआ था ये 1998 में, तो उन्होंने भी इस बारे में कहा है कि जो जाति है वो दुधारी तलवार है। जाति जो है दुधारी तलवार है और ये समाज को काटने का काम करती है, और यदि समाज मजबूत हो जाए तो फिर ये उलटकर काटने वाले को काटने का काम करेगी। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जो जाति है ये दुधारी तलवार है। अगर जो जाति से जो पीड़ित व्यक्ति हैं अगर वो कमजोर रहेंगे, तो जैसे सपोज करिए एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि कोई कच्ची दीवार है, कच्ची दीवार मिट्टी की बनी हुई, जैसे सपोज करिए जो हमारे जो हम इस समय जो मूल निवासी हैं, जो जाति से पीड़ित व्यक्ति हैं, वो एक कच्ची दीवार है और उस पर ये मनुवादी जो मजबूत जो जाति की जो धार है इनकी, उससे जो हमारे ऊपर वार कर रहे हैं। तो अगर ये जो जाति की जो दीवार, जो कच्ची दीवार है, जो इन्होंने जो हमको बांट रखा है जाति में, तो ये हम पर वार कर रहे हैं, तो कच्ची मिट्टी की दीवार उस तलवार से जो है ढह जाएगी, कट जाएगी। और अगर वही जो जाति की दीवार अगर हम खत्म कर दें और सारा जो समाज है हमारा वो एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाए इनके सामने, तो फिर अगर उस तलवार से ये हमारे ऊपर वार करेंगे तो ये वापस इन्हीं को लगेगी। फिर ये जो हमारा जो समाज जो मजबूत बन जाएगा, चट्टान की तरह, दीवार की तरह मजबूत हो जाएगा, तो उस पे इस तलवार का फिर जो जाति की जो तलवार है उसका इस पर कोई असर नहीं होगा।
बल्कि जो ये हमारे ऊपर जो चोट करते हैं इनके ऊपर ही वापस चोट करेगी, क्योंकि जब मजबूत दीवार के ऊपर आप इसका वार करेंगे तो वो वापस आप काटने वाले को लगेगी। तो ये मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि दोधारी तलवार है। तो इस तरीके से मतलब जो कल हमने थोड़ा सा ये मैंने डिमांड कराया कि जाति मतलब क्या है, और आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये रहेगा कि जाति मतलब हु क्रिएट द कास्ट, मतलब जाति किसने बनाई। तो जाति किसने बनाई इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने इतिहास में जाना पड़ेगा, जहाँ से हम इसे शुरू करते हैं कि ये मतलब कहाँ से आई, क्योंकि ये आजकल की बात तो है नहीं, ये तो मतलब शताब्दियों पूर्व से चली आ रही है। तो उसके लिए हम अपने जो जो हमारे महान अशोक जो राजा हुए हैं उनके शासन की तरफ हम चलते हैं, तब से हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो महान अशोक जो राजा हुए हैं इतिहास के, ऐसे इकलौते उनको हम राजा कह सकते हैं जिन्होंने युद्ध की नीति को त्याग करके और संसार को एक तरीके से जीतने का काम किया। जब उन्होंने कलिंग के युद्ध में जब भारी रक्तपात जब हुआ उसमें, तो उसमें उनका मन इतना द्रवित हुआ कि उन्होंने ये कहा कि भाई अब मैं आजीवन जो है ये युद्ध की नीति का त्याग करता हूँ। जब उन्होंने रक्तपात देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें इतना मानवता का इतना हास हो गया, और उनका मन इतना इससे द्रवित हुआ कि उन्होंने अपने उसमें 3 प्रतिज्ञाएं की। तो पहली प्रतिज्ञा उन्होंने की थी कि मैं युद्ध की नीति का त्याग करता हूँ, कि अब मैं आजीवन जो है शस्त्र नहीं उठाऊंगा और युद्ध की नीति का त्याग करता हूँ। दूसरा उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वो की थी कि विषमता वैमनस्यता का खात्मा करूंगा। अगर मेरे समाज में विषमता वैमनस्यता फैली हुई है तो इसका मैं खात्मा करूंगा। और तीसरी जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो ये थी कि प्रजा के हित के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा, मतलब जो मुझसे जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं उसकी पराकाष्ठा के हद तक, उसकी पराकाष्ठा की हद तक जो है मैं कार्य करूंगा। तो ये 3 प्रतिज्ञाएं महान अशोक ने की थी। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उस समय का जो भारत था वो आज के भारत से 3 गुना भारत था। 3 गुना भारत अफगानिस्तान से लेके और इधर ये कन्याकुमारी बल्कि श्रीलंका तक जो हमारा भारत जो है उस समय फैला हुआ था। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आज से 3 गुना भारत था, और सीमित सैनिक बल था उस समय। सीमित सैनिक बल और सोने की चिड़िया कहने वाला विश्व गुरु हमारा जो भारत था, उच्च लेवल की यहाँ शिक्षा व्यवस्था थी। और जो बाहर से जो देशों से जो विद्यार्थी थे वो यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ पर उच्च लेवल की शिक्षा व्यवस्था थी। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय थे। तो इसमें इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी कि उसके बलबूते भारत जो हमारा जो विश्व गुरु था। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकिंग स्किल, जो आज हम जिसको थिंकिंग स्किल कहते हैं, तो उस टाइम में इसको अनविच्छी विद्या कहा जाता था। तो ये अनविच्छी की जो विद्या थी उस समय महान अशोक के टाइम में शासन काल में जो प्राइमरी से लेके और हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन तक मतलब सभी के लिए कंपलसरी थी। तो जिसकी वजह से सोच विचार करने वाला उस समय समाज था, और सोच विचार करने वाला समाज था तो इसलिए वो अपने अच्छे बुरे के लिए, क्योंकि वो उनको प्राइमरी से लेके और हायर एजुकेशन तक जब पढ़ाई आती है, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा डेवलपमेंट विकास जब ही होता है जब हम एजुकेट होते हैं। अगर हम शिक्षित नहीं है तो हम जो अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो ये बात महान अशोक के समझ में मतलब वो इस चीज को समझते थे कि भाई जो है अगर मुझे अपने समाज को समृद्धशाली और कल्याणकारी अगर मुझे शासन देना है तो अपनी प्रजा को, समाज को, इनको सोच विचार करने वाला सब समाज बनाना है। वो इस चीज को कहते भी हैं, उन्होंने अपने शिलालेखों में ये चीज खुदवाई है कि मैं अपने राष्ट्र के लोगों को अगर समृद्धशाली बना सका हूं तो उनको सोच विचार करने वाला बनाकर करा सका हूं। ये सब किसकी वजह से हुआ? जो अनविच्छी की विद्या उन्होंने जो प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक अपने जो उसमें अपने प्रजा के लिए कंपलसरी कर रखी थी। तो ये सब चीजें जो महान अशोक ने अपने शिलालेखों में खुदवाई, क्योंकि ये चीज हम सब भी जानते हैं कि अगर किसी चीज को अगर जैसे कहते हैं ना कि भाई पत्थर की लकीर, तो ये जो उन्होंने जो अपनी पराकाष्ठा की हद तक अपने प्रजा के हित के लिए जो कार्य करे, वो इसलिए उन्होंने वो जो शिलालेख बड़े बड़े खुदवा के उन्होंने अपने उसमें जो मुख्य मार्ग थे, जो चौराहे थे, उनपे वो शिलालेख खुदवाए। और अपनी जो उनकी जो नीतियां थी
प्रजा के लिए, इसके लिए जो उन्होंने जो नीतियां बनाई थी वो उन पर खुदवाई। शिलालेखों पर इसलिए खुदवाई क्योंकि पत्थर पर लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है, और उनको नगर के मुख्य मार्गों चौराहों पर उनको लगवाया, जिससे कि प्रजा उनकी नीतियों को उनको अच्छी तरह समझ सके, पढ़ सके। महान अशोक ने अपने सेनापति सामंतों, जो उनके मुख्य जो उनके कार्य के अधिकारी थे, कार्य अधिकारी थे, उनको ये हिदायत दे रखी थी कि अगर मैं चाहे सो रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ या अपने व्यक्तिगत जो भी कार्य कर रहा हूँ, तो उस समय भी अगर प्रजा के हित के लिए कोई बात है तो मुझे उसी समय बताई जाए। ये उन्होंने कहा कि मतलब ये आप ये जान समझ सकते हैं कि किस हद तक उन्होंने इस मतलब पराकाष्ठा की हद तक ये प्रयास किए कि भाई अगर मैं कुछ भी अपने कार्य कर रहा हूँ, चाहे भले सो रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर प्रजा के हित की कोई बात है तो वो मुझे उसी समय मतलब बताई जाए। महान अशोक के शासन के बाद उनकी जो 5वीं या 6वीं पीढ़ी की जो बात करें तो ये तो हमने जो बात करी है वो महान अशोक के टाइम की बात है। तो उनके इतना समृद्धशाली मतलब उनके टाइम पे ये राष्ट्र हुआ करता था। जो अगर स्वास्थ्य की, शिक्षा की और इकोनॉमी की बात करें तो जो स्वास्थ्य की उनकी नीति थी, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अपने प्रजा के लिए ही स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, बल्कि जो उनके टाइम में जो 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 उस समय जो पशु थे, जानवर थे, उनके लिए भी उन्होंने बड़े बड़े अस्पताल वगैरह ये सब खुदवाए। तो इसलिए उन्होंने मतलब सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं, और सिर्फ जो पशुओं के लिए भी उन्होंने उतना ही सिर्फ उनके मन में जो करुणा भाव था। और अगर और शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो मैंने आपको बताया ही कि इस हद तक की शिक्षा व्यवस्था थी कि बाहर के देशों से, अनेक देशों से यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे, और विश्व गुरु था हमारा भारत। तो ये जो इस तरीके का जो शासन था, ये महान अशोक का जो है शासन था। उनके शासन के बाद में जब उनकी 5वीं 6वीं पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उनके जो वंशज हुए वो हुए बृहद्रथ। तो जो 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 बृहद्रथ थे, तो ये इनकी 5वीं या 6वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं। तो जिनकी जो जो पहली शादी हुई थी वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक जो वैश्य कन्या थी उनके साथ में हुई, और जो उनकी दूसरी शादी भी विदिशा जिले की जो एक ब्राह्मण कन्या थी उनके साथ में हुई, जो पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग कह सकते हैं, तो उनके साथ हुई, जिनके जो भाई का नाम था पुष्पमित्र सुंग। तो जब इन्होंने पुष्प सिंह मित्र ने एक साजिश के तहत जब अपनी बहन की शादी इनसे बृहद्रथ के साथ करा दी, तो और खुद को उन्होंने अपने आप को सेनापति घोषित करा लिया। अपनी बहन की शादी करवाने के बाद में खुद को सेनापति बनवा लिया। और एक दिन जब महाराज जो बृहद्रथ थे वो जो सेना का निरीक्षण कर रहे थे, तो धोखे से उनकी मतलब जो तलवार से उनकी हत्या करके उनके जो उनका जो शासन था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। पुष्प सिंह मित्र ने धोखे से मतलब इनकी बृहद्रथ की हत्या कर जो 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 सारा साम्राज्य था, महान अशोक का जो साम्राज्य जो बृहद्रथ के हाथों में आ गया था, उनके द्वारा वो सब हत्या लिया। अब चूंकि जो पुष्प सिंह मित्र था वो ब्राह्मण था, तो जब ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता आ गई, तो उसने वो सारे काम, उल्टे काम किए जो महान अशोक के टाइम में हुआ करते थे। जो महान अशोक के टाइम से होते हुए बृहद्रथ के टाइम तक जो समृद्धशाली जो उनके कल्याणकारी नीतियां थी, तो उसके जस्ट अपोजिट उन्होंने सारे काम करने शुरू किए पुष्प सिंह मित्र ने, क्योंकि इनकी जो मानसिकता थी वो ब्राह्मणवादी सोच थी। तो इन्होंने जो उनकी जो स्वास्थ्य की नीति थी उसको सब उलट कर दिया, जो उनकी शिक्षा व्यवस्था थी वो सब उलट करते थे, जो जितने भी कल्याणकारी जो कार्य महान अशोक के टाइम में थे वो सब उसका उल्टा करने का काम किया। बल्कि उन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी बनाई कि नो पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। उन्होंने अपनी ये पॉलिसी बनाई कि जो है नो पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई पॉलिसी नहीं है तो वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी के तहत इन्होंने जो है मतलब पुष्प सिंह मित्र ने काम किया। अब चूंकि पुष्प सिंह मित्र एक जो ब्राह्मण था, पुरोहित था, तो उसने जो एक बनारस के ब्राह्मण या पुरोहित कहें, सुमति भार्गव के द्वारा, सुमति भार्गव जो बनारस का जो पंडा था, एक ब्राह्मण था, उसके द्वारा और 16-17 जो और ब्राह्मण की एक समिति बना करके एक मनुस्मृति की रचना कराई।
जो मनुस्मृति को या तो उस समय का ग्रंथ कह सकते हैं या फिर उस समय का संविधान, क्योंकि इन्होंने जो महान अशोक के टाइम में जो संविधान, जो उनकी नीतियां थी वो तो सब खत्म कर दी थी, इन्होंने अपना एक संविधान लागू करा जिसको उन्होंने मनुस्मृति नाम दिया। और इसमें 16-17 ब्राह्मण थे और सुमति जो भार्गव है वो मेन इसका जो है कर्ता धर्ता जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके द्वारा इन्होंने मनुस्मृति की मतलब रचना करवाई। तो उस मनुस्मृति के अनुसार जो सबसे पहले जो हमारे जो मूल निवासी थे, हम सब जो महान अशोक के टाइम में जो इतना समृद्धशाली जो राष्ट्र था, सोशल एंडोस्मोसिस थी, जो सब आपस में भाईचारे और उसके साथ रहते थे, तो उस सबको खत्म करने के लिए इसने जो मनुस्मृति की रचना करी। तो उस मनुस्मृति में इन्होंने सबसे पहले जो है जो 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 इनका जो इसको संविधान कह सकते हैं, तो उसमें ये तो 3 इन्होंने सबसे पहले जो अपनी नीतियां ये लागू करी, जिसमें जो पहली नीति थी कि आत्मरक्षा का अधिकार, जो हमारे जो मूल निवासी थे तो उनसे आत्मरक्षा का अधिकार छीना, क्योंकि उस समय जो महान अशोक के टाइम में जो शासन काल था तो उसमें तो सभी के पास सब अपना सुरक्षा खुद कर सकते थे, क्योंकि सब वेल डेवलप्ड लोग थे। तो इनको ये लगा कि भाई अगर इनके पास हथियार रहेंगे तो फिर ये हमारी गुलामी नहीं कर पाएंगे। अगर हम इन पे कोई चीज थोपेंगे और इनके पास हथियार हैं तो ये हमारा मुकाबला करेंगे, हमारी गुलामी नहीं करेंगे। तो चूंकि मनुस्मृति सिर्फ जो मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने का एक सक्सेसफुल इनका प्रोजेक्ट था, तो उसके तहत इन्होंने सबसे पहले जो है उनसे आत्मरक्षा का अधिकार छीना। उनसे कहा कि भाई जो है आपको शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, और उनसे बलपूर्वक शस्त्र छीन लिए। जब उनके पास शस्त्र नहीं रहे तो फिर वो उससे निर्बल हो गए, कमजोर हो गए। दूसरा उनसे जो जो इन्होंने अधिकार छीना वो शिक्षा का अधिकार छीना। इनको ये लगा कि भाई चूंकि उस समय सब सोच विचार करने वाला जो समाज था और सब अपना अच्छा भला बुरा सब समझते थे, तो वो सब शिक्षा के द्वारा ही था। जो आनविक की जो शिक्षा थी तो वो भी इनसे जबरन जो है शिक्षा का जो अधिकार था वो भी इनसे छीना गया। इन्होंने कहा कि भाई जो है आप लोगों को शिक्षित होने का कोई मतलब जरूरत नहीं है, सिर्फ ये तो जो शिक्षा है वो सिर्फ जो ब्राह्मण वर्ग है या ये जो इनका जो बाद के जो 3 वर्ग थे तो सिर्फ उनके लिए है। बाकी मेन तो इन्होंने सर्वोच्च ब्राह्मण को ही रखा है कि भाई ये तो सिर्फ शिक्षा जो है सिर्फ ब्राह्मण के लिए है, बाकी तो ये आप लोगों के लिए इससे कोई लेना देना नहीं। तो शिक्षा का अधिकार इन्होंने छीना, क्योंकि इन्हें पता था कि शिक्षित रहेंगे तो फिर ये हमारी गुलामी नहीं करेंगे। तीसरा जो संपत्ति का जो अधिकार था, क्योंकि उस समय चूंकि सब कल्याणकारी समाज था, सबके पास शिक्षा भी थी, संपत्ति भी थी, तो संपत्ति रखने का अधिकार छीन लिया। इन्होंने कहा कि भाई जो है संपत्ति रखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, और अगर किसी मूल निवासी के पास में या निचले तबके के पास में पैसा आ जाता है तो उसे बलपूर्वक छीन लिया जाए, क्योंकि उनको संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन्होंने शिक्षा, संपत्ति और आत्मरक्षा ये तीनों अधिकार जो है मनुस्मृति के द्वारा सबसे पहले इन्होंने छीन लिए। तो जब ये अधिकार हमसे छीन लिए गए तो उससे जो हमारा जो समाज था वो मतलब कमजोर हो गया। अच्छा, सिर्फ ये मूल निवासियों पे ही इन्होंने ये अत्याचार नहीं किए, इसके अलावा जो इन्होंने मनुस्मृति में इन्होंने ये चीज लिखा है कि जो ढोल, पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। कि इन्होंने मूल निवासियों के साथ तो जो मूल निवासियों के साथ जो इन्होंने उनके साथ जो मूल निवासियों के साथ में जो इन्होंने अत्याचार किए वो तो कई हद तक कम भी है, लेकिन अगर हम नारी की बात करें तो उसकी स्थिति तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति आप समझिए कि बद से बदतर थी, जिसमें इन्होंने ढोल, पशु और नारी को एक ही कैटेगरी में रखा है। इनके अनुसार जैसे ढोल जो निर्जीव वस्तु है, अगर हम उसको पीटते हैं तो उसमें तभी उसमें से आवाज निकलती है। यानी ढोल, पशु और नारी एक ही कैटेगरी में रखा है इन्होंने कि ढोल को अगर हम पीटेंगे तो उसमें से आवाज निकलेगी, पशु को अगर हम पीटेंगे तो वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। मतलब अगर आप पशु को काबू में नहीं रखेंगे तो अगर पीटेंगे नहीं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। और उसी कैटेगरी में इन्होंने नारी को भी रखा है कि भाई नारी को अगर आप पीटोगे नहीं, उसे गुलाम बनाकर नहीं रखोगे, पशु की कैटेगरी में नहीं रखोगे तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इनकी मनुस्मृति में जो है नारी की स्थिति एक पशु के समान है। जैसे पशु को हम जंजीरों में जकड़ के रखते हैं ना, उसीलिए इन्होंने उसी तरीके से नारी को भी मतलब जो आज के टाइम में तो खैर हम ये अपनी मर्जी से जो आभूषण पहनते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम पीछे अगर मनुस्मृति को अगर गौर से अगर पढ़ते हैं तो हम यही जानते हैं कि ये सिर्फ जो है ये गुलामी के प्रतीक है।
जैसे पशुओं के जो 4 पैर होते हैं तो उनको उन्हें बेड़ियों में जकड़ के रखते हैं ना, उसी तरीके से नारी के हाथों में उन्होंने चूड़ियां पहनाई, वो भी मतलब उसका प्रतीक है। जो पाजे वगैरह पहनाई है, पायल, ये सब भी मतलब जो एक तरीके से बेड़ियां ही हैं। अच्छा, जैसे जो जो पशु है उसकी नाक में जब तक आप कोई रस्सा या जिसको नकेल कहते हैं वो अगर आप नहीं डालोगे तो तब तक आप उसको काबू नहीं कर सकते। यही चीज उन्होंने नारी पे भी लागू करी कि भाई जो है ये नारी को भी ये नाक में वो आप पहनाओ। तो ये सिर्फ इनको गुलाम बनाए रखने का इनका एक तरीका था। अब अगर हम थोड़ा सा ये सोचें कि भाई चूंकि ये जैसे कल हमने एक बात मैंने कर रखी थी कि जो हमारे जो मूल निवासी थे वो और जो बाहर से जो लोग आए, जो जो कबीलों के रूप में या समुदाय के रूप में जो आर्य आए बाहर से, तो जब ये भारत में जब आर्य आए शताब्दियों पूर्व, तो ये अकेले आए थे। अगर हम ये सोचते हैं कि नारी की स्थिति क्यों इतनी इन्होंने बद से बदतर रखी है उसमें मनुस्मृति में, तो सिर्फ वो इसलिए कि जब ये बाहर से हमारे देश में जब शताब्दियों पूर्व जब आए तो ये कबीलों के रूप में आए। तो जब किसी भी देश में अगर आप आक्रमण करने जाते हो या वहाँ कुछ सोच के जाते हो, तो फिर आप अपनी जो जो अपने बच्चों को या बीवी बच्चों को लेके नहीं जाते हैं। तो ये जब यहाँ शताब्दियों पूर्व जब भारत में आए तो ये अपनी जो इनकी जो नारियां थी उनको साथ में लेके आए। नारी इन्होंने जो है वो जो हमारे जो सामाजिक जो मूल निवासिनी थी उन्हीं को मतलब इन्होंने उनको चूंकि इनको भी अपना जो जो समुदाय था उसको बढ़ाना था, तो जो इन्होंने जो नारी जो ली वो हमारी जो मूल निवासिनी थी वो नारी इन्होंने ली। तो इसलिए इन्होंने जो है नारी को बिल्कुल पशु के समान रखा, क्योंकि इनका उनसे खुद का लेना देना तो कुछ था नहीं, इनकी अपनी तो वो थी नहीं, क्योंकि वो तो उनको गुलाम बनाए रखने के लिए। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि मतलब नारी की स्थिति कितनी खराब थी। यहाँ सिर्फ मूल निवासिनी की बात नहीं हो रही है, जो इनकी जो ब्राह्मण वर्ग की बात करें या क्षत्रिय वर्ग की बात करें या वैश्य वर्ग की बात करें, तो इसमें सभी जो जो वर्ग थे इन्होंने जो बनाए थे उसमें नारी की स्थिति मतलब इन्होंने पशुओं के समान ही रखी है। तो ये इस तरीके से मतलब हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति is या oblique was a successful project to convert thinking majority people into unthinking majority people of India, initiate and perpetuate the worst slavery culture। मतलब सबसे खराब स्लेवरी कल्चर मतलब उनको गुलाम बनाए रखने के लिए जो जो मनुस्मृति है वो इनका सबसे कामयाब प्रोजेक्ट है। जो अनथिंकिंग जो थिंकिंग जो मेजोरिटी पीपल जो महान अशोक के टाइम में जो थे उनको अनथिंकिंग बनाए रखने के लिए जो मनुस्मृति है इनका सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है हम कह सकते हैं। और सबसे खराब मतलब स्लेवरी कल्चर गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे इनका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो ये जो है कुछ बातें मैंने रखी हैं कि भाई जो है इन गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति इनके अंदर आई वो कहाँ से आई, कि वो मनुस्मृति से आई। तो मनुस्मृति के द्वारा जो है ये सब चीजें हम पर थोपी गई। तो अब जो नेक्स्ट में लेते हैं कि भाई जो जब इन्होंने गुलाम बनाए रखा और इस सारे अधिकारों से छीन लिए, तो ये जो जो जाति जो बनाई है तो वो मतलब किस लिए बनाई, कि हु क्रिएट द कास्ट, किसने बनाई। तो सबसे पहले तो जो चूंकि ये मनुस्मृति जो ब्राह्मण ने बनाई है तो ये ब्राह्मणों ने बनाई, और वो सिर्फ बनाई इसलिए कि भाई ये हमें गुलाम बनाए रखें। और इन्होंने जो वर्गों में जो समाज को बांटा, तो वो सिर्फ इसीलिए ही बांटा कि भाई इनको जातियों में अगर इनको बांट दिया जाएगा तो उससे कमजोर पड़ जाएंगे और इनसे हम अपने मन माफिक जो इनको काम सौंपेंगे, क्योंकि अधिकार तो इन्होंने सारे छीन ही लिए थे कि जो इनको काम सौंपे जाएंगे वो सारे काम करेंगे और हमारी जो है गुलामी करेंगे। तो इसलिए जो ब्राह्मण ने बनाई। दूसरे जो अगर बात करें तो दूसरे वो लोग थे जो बेनिफिशियरी थे, यानी जिन जो इससे लाभान्वित हुए। लाभान्वित कौन सा वर्ग हुआ, जो सेकंड जो वर्ग जो सैनिक वर्ग है या जिसको हम क्षत्रिय वर्ग कहते हैं, तो उनके पास तो इन्होंने सारे अधिकार दे रखे थे कि वो उनको शस्त्र रखने का अधिकार भी था, पढ़ने का भी था। तो जो जो सेकंड नंबर के और थर्ड नंबर के जो जिनको हम वैश्य कहें, तो वो इनके बेनिफिशरीज थे। तो उनके द्वारा बनाई गई, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई, सेकंड जो बेनिफिशरीज थे उनके द्वारा बनाई गई। और जो तीसरा जो था जो जो मनु जो सुमति भार्गवत जिन्होंने जो वर्ण और वर्ग पैदा किए, क्योंकि उसको उसमें उनको जो ब्राह्मण जो वर्ग था उसको इनको उसमें इन्होंने अपने उसको सर्वोच्च रखा है, सबसे ऊपर रखा है।
और कहा है कि अगर ब्राह्मण जो है कमजोर है या मूर्ख भी है तो भी सबसे वो उच्च ही रहेगा। वो उसका जो लेवल है, चाहे भले ही वो कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो फिर भी जो है क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो सिर्फ इसलिए उसका वो उसके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो ब्राह्मण है, इसलिए वो सबसे उच्च रहेगा। जिसमें उन्होंने एक अपना ये कहा भी एक के द्वारा कि पूजे विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। मतलब पूजे विप्र, विप्र मीन्स ब्राह्मण, कि ब्राह्मण ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है। ज्ञान गुणहीना, चाहे भले उसमें ज्ञान और गुण से वो हीन हो, उसमें ज्ञान भी नहीं है, उसमें बुद्धि भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, उससे वो हीन है, तो भी ब्राह्मण जो है वो पूजनीय ही रहेगा। और शूद्र ना पूजे ज्ञान प्रवीणा, और शूद्र जो है उसको नहीं पूजना है, चाहे वो ज्ञान में कितना ही प्रवीण क्यों ना हो, ज्ञान में प्रवीण हो या कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन शूद्र को नहीं पूजना है। तो ये जो तीसरे जो ये जो वर्ग थे, इन्होंने जाति बनाई। और जो चौथा है वो है इनका लेखक वर्ग, जिन्होंने ये वेद पुराण और जो इनके जो धर्म शास्त्र हैं वो लिखे। तो इनके द्वारा मतलब जाति जो बनाई गई, तो उसमें चूंकि अगर कोई भी जब काम जैसे अगर हम कोई बात बोलते हैं, तो बोलने के द्वारा हो सकता है कि वो चीज हमारे दिमाग से स्लिप हो जाए, हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर जब कोई चीज लिखित में दर्ज हो जाती है तो फिर वो अमिट हो जाती है, क्योंकि सुनी बातों को जो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जब बात लिखित में दर्ज हो जाए तो वो अनुकरणीय हो जाती है, उसको फिर आपको इम्प्लीमेंट मतलब करना ही पड़ता है। तो जो इनका जो लेखक वर्ग था, जिन्होंने वेद पुराण या इनके धर्म शास्त्र लिखे, तो उसमें ये चीज इन्होंने जो है इम्प्लीमेंट कर दी, और जिससे कि जो है उसमें जातियां इन्होंने अपने शास्त्रों में बना दी। और एक दो सात जातियां नहीं बनाई, जैसे कल बताया था कि उसको 6743 जातियों में इस तरीके से बांट दिया कि जो मूल निवासी हैं वो इसी उसमें उलझे रहे, और उसको इस तरीके से ढांचागत तो उसको तैयार करा कि उस सीढ़ी नुमा, कि भाई आप मुझसे ऊपर, वो उससे ऊपर, वो उससे ऊपर, जो सीढ़ियों का ढांचा होता है ना, इस तरीके से, तो जिससे कि वो जन्म जन्मांतर इसी उसमें उलझे रहे, जातियों में ऊंच नीच के चक्कर में उलझे रहे, और इनको गुलाम बनाए रखा जा सके। तो ये जो चार जो मुख्य जो 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 कारण थे, इनके द्वारा मतलब जो जाति बनाई गई, सिर्फ उसका और बनाई सिर्फ इस वजह से कि जो मूल निवासी हैं उन सबको जो है सदियों तक, जन्म जन्मांतर तक, यानी जीवन से मृत्यु तक ले रहकर उनको जो है गुलाम बनाए रखा जा सके। तो यही शब्दों के साथ में, क्योंकि मैडम टाइम भी हो रहा है मेरा, तो मैं अपनी वक्तव्य को यही आज खत्म करती हूँ। बाकी कल हम सीखेंगे कि भाई जो है इसका जो जाति, कल हमने सीखा कि जाति मतलब क्या है, और आज सीखा कि किसने बनाई, और कल हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इसका बनाने का पर्पज क्या था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये आज का वक्तव्य समाप्त करती हूँ। और जो हमारा जो स्लोगन है उसको दोहराती हूँ, समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा, और महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। हमें वही शासन अपना अशोक महान का वापस लाना है जो हमें भयमुक्त बनाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ओवर टू प्रियंका मैम।